हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। जैसे सभी को पता लग चुका है कि अब फाइनली एस्टेट एग्ज़ाम कब होने जा रहा है, जुलाई में होने जा रहा है। क्योंकि इस एस्टेट एग्ज़ाम ने काफ़ी इंतज़ार करवाया है। कब का होना था, नवंबर दिसंबर से चलते चलते फरवरी की डेट आई, फिर अप्रैल में, और अब फाइनली अब पता चला है कि अब कब होगा, ये जुलाई में होगा। और अब फाइनल है, अब ये काम कब होने जा रहा है, जुलाई में होने जा रहा है। चल रहा है 2025, लेकिन एग्ज़ाम ये होगा किसका, क्योंकि 2024 में अपना हुआ नहीं है एग्ज़ाम। अब बात आए कि फॉर्म रीओपन होंगे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैसे हम टीजीटी साइंस में, यहाँ से आइडिया लग गया होगा कैसे हम टीजीटी साइंस में 50+ स्कोर, किस में, सिर्फ साइंस में हम अचीव कर सकते हैं बड़ी इजीली से। फुल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगी, यहाँ तक कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो स्टेट का अपना एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होता है, कितने पोर्शन आते हैं, जनरली ये सबको पता है अभी तक। ठीक है, क्योंकि इतने दिनों से सुर्खियों में रहा है कि अब होगा अब होगा, फाइनली ये कब होगा, अब जुलाई में ये होगा। ये अब ये 100% है कि अब ये एग्जाम कब होने जा रहा है, जुलाई में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात, एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या फॉर्म रीओपन होंगे, क्योंकि अभी तो पूरा अपना मई लास्ट चल रहा है, 2020 में है आज। क्या ये अब फिर रीओपन होंगे? नहीं, क्योंकि इस साल के 2025 के जो एग्जाम है वो नवंबर में करवाए जाएंगे। नवंबर की न्यूज आ रही है कि नवंबर में करवाए जाएंगे, पता चला है। तो इस हिसाब से तो ये रीओपन नहीं होंगे। ठीक है, तो अपना अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने तो पढ़ के बंद भी कर दिया होगा, और काफ़ी आप जो जागे होंगे कि अभी जुलाई में होगा। तो हर प्रकार के स्टूडेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये टीजीटी साइंस में साइंस में टीजीटी में कितने आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पोर्शन आते हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। किस लिए? क्योंकि जिसको केमिस्ट्री आती है उसको क्या नहीं आती, बायो मुश्किल से आती है। जिसको बायो आती है उसको क्या नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती। तो मतलब दिक्कत बन जाती है यहाँ पे। तो मैं आपको किस में 100% करना है, किस में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके चले, सारे यहाँ पर डिस्कस करूंगी। लेकिन एक बार इसे सब डिस्कस करने से पहले मैं आपको एस्टेट एग्जाम के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया देती हूँ। ये मान के चल रही हूँ बिल्कुल जीरो, इसको कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अब सुना होगा। तो देखो, अब जो ये है, जैसे कि एस्टेट बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ मैं आपको, वैसे सभी को पता ही है। जो एस्टेट एग्जाम है ना, ये कितने मार्क्स का होता है? ये अपना होता है 150 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है ये? 150 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। इसमें दो पोर्शन आते हैं। कितने पोर्शन आते हैं? अपने दो पोर्शन इसमें आते हैं। एक तो होता है कॉमन पोर्शन, कॉमन पोर्शन होता है, और एक होता है अपना सब्जेक्ट। क्या होता है? अपना एक सब्जेक्ट होता है। कॉमन पोर्शन जो होता है ये आता है 90 मार्क्स का, और जो अपना सब्जेक्ट होता है ना, ये आता है 60 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 60 मार्क्स का। ठीक है, अब सब्जेक्ट अपना पीजीटी में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, टीजीटी में साइंस हो गया, पीआरटी में अदर वाला पोर्शन। ठीक, ईवीएस वगैरह सब कुछ मिला। तो सब्जेक्ट कितना आता है? 60 मार्क्स का आता है। और कॉमन पोर्शन कितना आता है अपना? 90 मार्क्स का आता है। अब इस 90 मार्क्स में तो सब्जेक्ट हो गया अपना। अब 90 मार्क्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? तो देखो, हिंदी आती है इसमें, इंग्लिश, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। हिंदी आती है यहाँ पर 30 मार्क्स की। कितना वेटेज होता है? 30 का। इंग्लिश भी कितने मार्क्स की आती है यहाँ पर? 30 मार्क्स की। सीडीपी आती है, साइकोलॉजी आती है 30 मार्क्स की। ठीक है, अब देखो, सॉरी, ये आती है 15 मार्क्स की। 15 मार्क्स की। ठीक है, अब जो रह गया अपना मैथ, जीके, हरियाणा जीके, याद रखना, हरियाणा जीके। इसके अलावा रीजनिंग, ये जो सारे हैं कुल मिला के ये आते हैं 30 मार्क्स के। तो 30 30 60 और ये 15 15 30 मिला के कितना होगा टोटल? 90 का। अब देखो, मैथ कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का, रीजनिंग 10 की, और जीके हरियाणा जीके जो होती है वो भी कितने आती है? 10 मार्क्स की यहाँ पे आती है। तो ये कुल मिला के ये होते हैं अपने 90 मार्क्स का स्कोर यहाँ पर अपना बन जाता है।
हिंदी 15 की, इंग्लिश देखो हिंदी अब बात करेंगे कैसे पढ़े। देखो हिंदी इंग्लिश को सब्जेक्ट में तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगी यहाँ से, लेकिन हिंदी इंग्लिश ये जो पोर्शन है ना, अब हिंदी इंग्लिश में को देखो हिंदी इंग्लिश जो आती है ना वो हर पेपर में आती है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा ना हर जगह पूछे जाते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ हिंदी इंग्लिश को आप एक बार अच्छे से नोट्स बना के प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो देखो हर बार करनी है, हमेशा करते रहना, कंटिन्यू रखना है इसको। लेकिन जो टॉपिक्स है ना वो गिने चुने टॉपिक्स है और हर बार हर पेपर में ये पूछे जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप हिंदी इंग्लिश को एक बार अच्छे से नोट्स बनाओ और अच्छे से उसको प्रिपेयर करके अपने अंडरस्टैंडिंग बना के साइड में रखो उसको हिंदी। और फिर चाहे कोई सा भी पेपर आए, कहाँ से भी, कौन सा भी, जिस भी स्टेट है, जो भी पेपर होने जा रहा है, क्योंकि ग्रामर तो अपनी वही रहती है। तो हिंदी इंग्लिश को एक बार अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि अब ये पेपर आया इसके लिए हिंदी इंग्लिश पढ़ने लगे, अब ये पेपर आया इसके लिए अलग नोट्स, नहीं। हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है कि एक बार उसको पढ़ो और उसको खत्म करो। लाइफ टाइम जो भी आप एग्जाम दोगे ना हर जगह वही काम आएगा, वही फिर जो भी एग्जाम है उसको रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस सेट लगा लो। सीडीपी मैथ, आप देखो अब सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे। अब बात करते हैं कि मैम ये तो हो गया जनरल किस में क्या क्या आता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने तैयारी कर रखी है, फिर अब वो रेडी है कल ही एग्जाम हो जाए। कुछ स्टूडेंट कैसे हैं, तो स्टूडेंट भी अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको एक आइडिया दूं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने से पहले, तो देखो हम 3 टाइप की कैटेगरी बना के चलते हैं। अब यहाँ से आइडिया लेना कि हमें कैसे कैसे स्टडी करनी है। एक तो स्टूडेंट वो है जिन्होंने 100% अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है, जिन्होंने बीच में ब्रेक नहीं आया, कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करके उन्होंने सारा सिलेबस कवर कर रखा है। ये कह लो बेस्ट स्टूडेंट है, 100% उन्होंने अपना जो सिलेबस है वो क्या कर रखा है, कवर यहाँ पर कर रखा है। एक स्टूडेंट वो होंगे जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्या नहीं है, उन्होंने क्या सोचा कि अब फॉर्म, बाकी ये भी फॉर्म भर रहे हैं, मेरे दोस्त वो फॉर्म भरने भी, फ्रेंड सर्कल फॉर्म भर रहा है, हम भी फॉर्म भर देते हैं, मतलब भीड़ बनानी है उनको। एक हम ये कह सकते हैं नॉन सीरियस स्टूडेंट है। थर्ड कैटेगरी में वो क्या आते हैं, ना इधर के ना उधर के, मीन्स 50 वही कहेंगे कि ये हमें आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में कंफ्यूजन रहेगा, आता है फिर कोई पूछे नहीं नहीं आता, हो सकता है मुझे ये आता है, उनको मतलब श्योरिटी नहीं होती, वो 100% श्योर नहीं होता, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। मीन्स 50% तो ये कहेंगे आता है और 50% क्या कहेंगे नहीं आता, मतलब आधा आता है और आधा दूरा नहीं आता, ऐसे स्टूडेंट है। तो देखो जो ये वाले स्टूडेंट है ना, इनके लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि सिलेबस आपने कंटिन्यू कर रखा है, मतलब कवर कर रखा है। अब आपको देखो कितने डेज है, ये देखो आज 20 है तो इस मंथ के 10 डेज बच रहे हैं अपने पास, पूरा जून है अपने पास, तो जून भी है अपने पास, ठीक है। और ये मान के चलो मिड जुलाई से पहले तो एग्जाम होने वाला नहीं है, तो 15 डेज अपने पास ये रहते हैं। तो एक सेकेंड, तो कुल मिला के अपने पास क्या हो जाते हैं यहाँ पर, ये हो गया 40 है ना, 40 50 और मतलब 55 के अराउंड आप ये मान के चलो, मतलब ये लगा लो पूरा आपके पास 1.5 महीना तो है ही है यहाँ पर, ठीक है। अब इस 1.5 महीने में, इस 55 डेज में हम कैसे क्या क्या पढ़ें, तो इस कैटेगरी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने अब क्या करना है, अब आपने सिलेबस कवर कर रखा है, अब आपने फटाफट रिवीजन पर ध्यान देना है कि 5 दिन में हिंदी साइड में कर दी, 5 दिन में इंग्लिश साइड में कर दी, 3 दिन में साइकोलॉजी साइड में कर दी, और फिर आपको यहाँ पर रिवीजन करके यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कंटिन्यू करते जा। हालांकि आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे होंगे लेकिन फिर भी आपको डबल प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। उसके बाद आपको PYQ तो सोल्व बार बार, देखो जितनी बार PYQ सोल्व करोगे ना उतनी बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लेकिन इस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मेरी एक राय है, क्या सजेस्ट करूंगी मैं कि आप कॉन्फिडेंट तो हो इस टाइम कि हम कर लेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। इस कैटेगरी के स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्वेश्चन को, एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उनके माइंड में ये होता है कि हमें ये आता है हमें ये
ये भी आता है। और वो क्या करके आते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन, वहाँ वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं, वहाँ उनके मार्क्स कट जाते हैं। और उनकी जो क्वेश्चन सॉरी, उनके जो क्वेश्चन है ना, उनके जो रिजल्ट है वो कहाँ पर अटक जाते हैं अपने, वो अटक जाते हैं अपने 80 से और 89 के बीच में उनकी एवरेज रह जाती है। देखो सभी को पता है, एक बात रह गई यहाँ पर कि एस्टेट एग्जाम जो 150 मार्क्स का होता है ना, उसके लिए हमें मार्क्स कितने लेने होते हैं क्वालिफाई करने, क्वालिफाई मार्क्स अपने कितने हैं, 90 है। तो डरना नहीं है, फिर 150 में से 90 तो आ सकते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि 90 ही लेने हैं मुझे, तो कभी 90 नहीं आएंगे, 89 पे ही रुक जाओगे। टारगेट बना के चलना है कम से कम 110 का, ठीक है। 110 का जब आप टारगेट बना के चलोगे तब आप 90 अचीव पेपर में एग्जाम में कर पाओगे। तो अब देखो किसी के 140 भी आ रहे, लास्ट टाइम 145 भी मार्क्स आए थे, तो वो 90 और 145 सब इक्वल है। ये एक पात्रता है, ये एक एलिजिबिलिटी है, तो इसमें डरने की कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ 90 मार्क्स लेके आने, आपको और भी बेस्ट और भी मार्क्स का वेटेज कहाँ रहेगा आपके स्क्रीनिंग एग्जाम में। आप देखो आपका ध्यान अब ये होना चाहिए कि इन 55 डेज में मुझे क्या करना है, मुझे 90 मार्क्स लेके आने, मुझे सिर्फ एस्टेट करना है। एक बार ये एस्टेट हो गया ना, तो याद रखना अब बैक टू बैक वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो अब एस्टेट करना आपके लिए जरूरी बन चुका है। तो 90 मार्क्स लेके आते हैं, और ये कैटेगरी कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहाँ रह जाती है, 89 पर ही रुक जाती है। तो इनके लिए ये है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू लगाओ, लेकिन कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ, ठीक है। नॉन सीरियस कैटेगरी के लिए हमें करना क्या है, जो नॉन सीरियस कैटेगरी है ना, देखो वो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए फॉर्म भर दिया, उनका ये नहीं होता कि हम एग्जाम पास करें। लेकिन जब फॉर्म निकलते हैं ना, जब ये डेट आई कि अब जुलाई में एग्जाम होगा, तो कुछ स्टूडेंट उसमें से भी कुछ 10-20% स्टूडेंट ऐसे निकल के आते हैं जो ये सोच लेते हैं कि अब तो भाई वैकेंसी आएगी, क्यों ना मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूं। तो उस 20% स्टूडेंट वो 20% स्टूडेंट क्या करने लग जाते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, वो सीरियस हो जाते हैं। और वो सीरियस हो गए वो सीरियस हो जाते हैं और वो एग्जाम को क्वालिफाई यहाँ पर कर जाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, जो अब जागे है ना, जो अब सीरियस हुए हैं, उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में डिस्कस करूंगी। फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक करके जाने हैं, केमिस्ट्री में क्या करने हैं, और आपको बायो में क्या क्या कवर करके जाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए इन स्टूडेंट के लिए ही मैंने विशेष कर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उनकी सीक्वेंस आपको बताऊंगी मैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट है, आता भी है और नहीं भी आता है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, जो आपको आता है ना उसको और बेस्ट करना है। अब इस चक्कर में मत पड़ना कि ये हमें नहीं आता, उसको आप लग जाओ, और जो आपको आता है ना उसका आप रिविजन ही ना करें। मैं ये कहूंगी आपको रिविजन तो करना ही है, जो आपको आता है उसका डेली रिवीजन करो आप, लेकिन जो आपको नहीं आ रहा ना उसके लिए भी आपको टाइम निकालना है। जैसे मान लो आपको, जैसे बायो के स्टूडेंट है, आप बायो के स्टूडेंट है, तो मैं ये सोचूंगी कि आपको मैथ में, बायो के स्टूडेंट को जनरली मैथ में दिक्कत होती है, तो मैथ में आपको प्रॉब्लम है, तो मैथ में महारत हासिल नहीं करनी है, मैथ में आपको पूरे 10 में से 10 नहीं लेके आने हैं, ठीक है। जो अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इतना कर लो, इतने सिलेक्टिव 6 से 7 टॉपिक तो आपको करके जाने हैं, ताकि आप उसमें से क्या कर, उसको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन लगा लो। 5 क्वेश्चन भी लगा देना तो आपके लिए सफिशियंट है। तो आपको जो चैप्टर नहीं आते ना, जो टॉपिक नहीं आते, वो आपको डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है, डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और साथ भी रिवीजन, जो आपको आ रहा है उसका रिवीजन करना है, जो नहीं आते उसके लिए भी आपको 3 से 4 घंटे निकालने हैं डेली, और साथ में पीवाईक्यू तो आपको करना है, फिर आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आती है कैटेगरी। अब हम बात करते हैं कि हम टाइम क्या बनाए, टाइम टेबल। जो मेजर आजकल स्टूडेंट की जो दिक्कत है ना, वो टाइम टेबल की है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऑनलाइन देखने लग जाते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं, वीडियोस फोन में देखने लग जाते हैं,
कि उसने टाइम टेबल ये बनाया था, उसने टाइम टेबल ये बनाया था। किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि देखो, जिसने टाइम टेबल बनाया था, ठीक है, उसने एग्जाम क्रैक कर लिया, उसने अच्छी खासी रैंक ले ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वही टाइम टेबल बनाए। वो स्टूडेंट मान लो रात में पढ़ने वाला है, तो जरूरी नहीं है कि आप भी रात के उल्लू बने, आप भी रात को पढ़ें। क्योंकि हो सकता है आपको रात को नींद आए, आप दिन में अच्छा पढ़ पाते हो, वो स्टूडेंट हो सकता है दिन में ना पढ़ पाता हो। उस स्टूडेंट के घर में 7 बजे 5 बजे माहौल होता हो पढ़ने का, आपके में नहीं होता हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी का, मैं ये कहती हूँ बिल्कुल भी टाइम टेबल किसी का फॉलो नहीं करना है। खुद का आप क्या बनाए, यहाँ पर सेल्फ स्टडी करे, एनालाइज करे और खुद का यहाँ पर टाइम टेबल बनाए। स्टूडेंट 2-2 घंटे वेस्ट कर देते हैं फोन में देखने में, टाइम टेबल बनाएंगे फिर उसको फाड़ेंगे फिर बनाएंगे। नहीं, एक बात समझ लो, किसी को फॉलो नहीं करना है। खुद के घर का इन्वायरमेंट देखकर, आसपास का इन्वायरमेंट देखकर खुद के हिसाब से शेड्यूल बनाना है आपको, ठीक है। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हम क्या क्या कवर यहाँ से करें। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, देखो एक होते साइंस में अपनी क्या क्या आती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और साथ में यहाँ पर क्या आती है, बायो, ठीक है। ये पोर्शन मैं ये मानती हूँ मोस्टली सभी स्टूडेंट कर लेते हैं। मान लो हमारे पास नॉन मेडिकल है बीएससी में, नॉन मेडिकल है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ी, आपने केमिस्ट्री पढ़ी और साथ में क्या पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, और फिर आपने, ये थी बीएससी की कहानी, और फिर आपने की इसके बाद एमएससी, और एमएससी आपने की मान लो केमिस्ट्री से, किससे की, केमिस्ट्री से। तो जो आपका खुद का सब्जेक्ट है ना, उसमें तो आपको 100% देना ही है, और केमिस्ट्री तो वैसे भी इजी आती है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है, काफी स्टूडेंट कर रहे थे। फिजिक्स है, फिजिक्स आपने अगर बीएससी में पढ़ी है, तो ये मान लो ये आप 40 to 50% यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। फिर 40 to 50 से काम नहीं चलेगा, ये लगा लो 60 to 70 टॉपिक्स आपको कवर करके यहाँ पर जाने। हाँ, बायो आपको नहीं पड़ी, इसमें सबसे आपको ज्यादा दिक्कत है, तो ये आप 40% यहाँ पर कवर करोगे, ठीक है। अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम क्या क्या लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो जो टीजीटी साइंस देने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं, उनको केमिस्ट्री में मैं ये कहूंगी, जो वो सेकंड कैटेगरी में जो आ रहे थे ना, उनको भी ये सारे टॉपिक तो कवर करके ही जाने। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब सीरियस हुए हो तो टॉपिक्स तो पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत तो एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक कौन सा हमें कवर करना है, मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखा जाता है, मोस्टली इसमें मेटलर्जी आता है, एक मेटलर्जी से क्वेश्चन करके ही करके जाना है। इस छोटा सा टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चन 100% है मेटलर्जी से आता है, और इसी में आता है एलओई, एलओई को भी आपको कवर करके जाना है, ठीक है। अगला आता है मैटर चैप्टर। मैटर चैप्टर में मैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, मैटर सराउंडिंग वाला चैप्टर, तो 2 चैप्टर इसमें आ जाते हैं। आपको मैटर का चैप्टर देखो इजी है, आसान सा है करना, स्टेट्स वगैरह, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसको स्टार मार्क कर लेना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ से कोई ना कोई एग्जांपल आपको जरूर मिलेगा और पूछेगा बताओ फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन शायद 2 आए थे, बर्निंग वाला पूछा गया था, बर्निंग और कैंडल का भी पूछा गया था, ठीक है। इस प्रकार से कोयल एंड पेट्रोलियम पूछना, पेट्रोलियम के जो 8 पार्ट होते हैं ना, उसमें से जरूर वो जो टेबल बनी होती है, देखो आपको ज्यादा कवर नहीं करना, 6 से लेकर 10 तक तो आपको पढ़ के ही जाना है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 11-12 से एक आध बार हाई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो टेबल जो होगी आपकी, जो 6 चैप्टर में शायद 6-7 में भी आती है, 8 में तो आता ही आता है ये चैप्टर, तो वहां से कवर करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये वाला अपना, और मेटल एंड नॉन मेटल वाला भी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, यहाँ पर एक मोल कॉन्सेप्ट आता है, छोटा सा है लेकिन है कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको अप्रोच आनी चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट की मैं ये कहूंगी जितनी प्रैक्टिस कर सको ना, उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करना है आपको, इसमें अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, उनकी रिएक्शन वगैरह पूछी जाती है। एसिड बेस और साल्ट, इसमें इंडिकेटर से भी क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, सारे वैसे इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, इंडिकेटर से भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है।
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो अपनी केमिकल इक्वेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, पूछ लेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक रिएक्शन देखिए आपसे 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपको ये कवर कर रहे हैं। इनमें से मैं ये सजेस्ट करूंगी एक भी चैप्टर आपको स्किप करके नहीं जाना है। जो 100% स्टूडेंट है, बेस्ट वाले जिन्होंने सिलेबस कवर कर रखा है, तो जरूर ध्यान दें, लास्ट में इनको जरूर रिवाइज करना है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। आगे हम बात करते हैं फिजिक्स में और बायो में। तो ये 70% मैं ये कहूंगी मोशन वाला चैप्टर, देखो मैं ये मान के चल रही हूँ आपको फिजिक्स और बायो कम आती है, तो मोशन वाला चैप्टर करना ही करना है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर करना है, वर्क पावर एनर्जी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, करना है यहाँ से फोर्स और इसके जो लॉ होते हैं ना, डिस्टोर्शन वाले लॉ, डिस्प्रोपोर्शनल वाले लॉ, वो सारे करके जाने। लाइट एंड साउंड में से भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये चैप्टर आपको कवर करने हैं, इनके PYQ कर लेना, वहीं से आपको आइडिया हो जाता है। PYQ करना है और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है। बायो में लाइफ प्रोसेस कर देना है, इसमें देखो न्यूट्रिशन सॉरी नर्वस सिस्टम वाला करना है, स्केलेटल सिस्टम वाला करना है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रैक्टरी सिस्टम जो है वो पढ़ के जाने तीनों। और नर्वस से और एक्सट्रैक्टरी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे फिर भी कम आते स्केलेटल वाले से। एनिमल किंगडम में एक ये मान के चलती हूँ मैं, बायो का एक हार्ड टॉपिक मानते हैं, तो आप हो ना सके तो आप प्लांट किंगडम ना करो, तो आपने ये लगा लो कि एनिमल किंगडम तो आपको याद करके ही जाने। इनमें नेम है जो अटपटे से होते हैं, लेकिन याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। सेल वाले क्वेश्चन से आते हैं इकोसिस्टम, न्यूट्रिशन, ये कुछ टॉपिक है। ओजोन लेयर पढ़ के जाना है। रबी और खरीफ की जो फसलें होती है ना, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। DNA और RNA आपको कवर यहाँ से करना है। सॉरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके जो आपको कवर करके जाने हैं। ये स्ट्रेटेजी है आपकी किसकी TGT साइंस में। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे जो मैंने सीक्वेंस बताई वैसे आपको कवर करने हैं, PYQ लगाना है और आपको प्रैक्टिस सेट करनी है। तो आपके श्योर है कि 50 प्लस तो क्वेश्चन आएंगे। 60 में से 50 प्लस भी ले जाओगे तो कुछ पोर्शन आप अदर पार्ट से हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि हिंदी इंग्लिश करोगे, CDP करोगे, वहां से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इस समझ में आई होगी। अब आपके TGT साइंस के जो ये टॉपिक मैंने बताए हैं ना, इनकी अब क्लास आएगी, PYQ आपको करवाए जाएंगे। इसी प्रकार से PGT केमिस्ट्री की, PGT बायो की, PGT फिजिक्स की भी मैं आपके सामने क्लासेस लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।